इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बिजनेस स्टडीज पे दूसरी स्टेज में आएंगे। पहली स्टेज में हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या है। इकोनॉमिक्स मदर ऑफ सोशल साइंसेस कहलाती है, मदर ऑफ सोशल साइंसेस। ये वजह है कि अगर आप कहें अकाउंटिंग तो आप कहेंगे उसकी बेस भी इकोनॉमिक्स है, अगर आप कहेंगे मार्केटिंग तो उसकी बेस भी इकोनॉमिक्स है जी। ठीक है, अलगर्स के जितनी आप स्टडीज करेंगे इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह, सब की बेसिक इकोनॉमिक्स है। यही वजह है कि इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है आज के दौर में। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ, इलिटरेसी, पॉवर्टी यानी गुर्बत, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़े बड़े मसाइल। इकोनॉमिक्स हमें इन मसाइल के हल की प्लानिंग और तरीकाकार समझाती है कि अगर हमें इन्हें खत्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। बड़े बड़े मसाइल कौन से बच्चों? इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आप रोजमर्रा सुनते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पॉवर्टी, गुर्बत, फिर जहालत, इलिटरेसी। तो इकोनॉमिक्स इज अ मेजर कोर्स विच टेल अस कि इन प्रॉब्लम्स को तुम कैसे हैंडल करो। दैट्स वाई जब भी इन चीजों का नाम आता है तो इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। राइट बच्चों? तो ये है इसका पहला इंट्रोडक्शन। लेकिन इकोनॉमिक्स का आगाज कहाँ से हुआ? अच्छा बच्चों, ये समझ आया आप लोग? मुश्किल बात तो नहीं लगी को? इकोनॉमिक एक मजमून है जो हमें क्या सिखाएगा? मनसूबाबंदी, प्लानिंग। किस चीज के खिलाफ मनसूबाबंदी? प्रॉब्लम कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, राइट जी, हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक्स का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ है ये इन्होंने कराया है। इनका नाम है एडम स्मिथ। ठीक है। असल में जो अमेरिकन हैं वो आदम नहीं बोलते, वो एडम बोलते हैं। हाँ, उर्दू में आदम ही कैसे। तो ये है एडम स्मिथ। मसला ये है कि 1776 की बात है। आप तो बहुत छोटे होंगे तब। 1776 की बात। तो 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी। ठीक है। ये किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of the nation। एक तहकीक, इंक्वायरी का मतलब क्या होगा? तहकीक, एक तहकीक है किसमें? नेचर। नेचर का मतलब फितरत। यहाँ फितरत होगा ना, क्या वो बंदा नेचर का अच्छा नहीं है तो हम ये नहीं कहते कुदरती तौर पे अच्छा नहीं है, हम कहते फितरती तौर पे अच्छा नहीं है। क्या हाल है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एक तहकीक किस पे? शाबाश, फितरत पे। किस चीज की फितरत? कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कौमों की दौलत की फितरत और उसकी वजूहात। ये कह सकते हैं कौमों की दौलत की फितरत और उसकी वजूहात। 1776 किताब का नाम एक तहकीकी मकाला, कौमों की दौलत की फितरत और उसकी वजूहात। मौजूद बहस क्या था?
कुछ कौमें अमीर है, कुछ कौमें गरीब है, क्यों अमीर है क्यों गरीब है, वगैरह वगैरह, सिंपल। लेकिन जब उन्होंने ये सारी बात की तो चार बातों पे बहुत जोर दिया, चार बातों पे बहुत जोर दिया। तो किताब का नाम क्या है? इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लोग सिंपल वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसी कौम की दौलत की वजूहात और उसकी फितरत। तो 1776 में लिखा, इन्होंने एलेबोरेट किया और इस किताब के चार हिस्से बनाए। इस किताब के चार मेजर पार्ट्स बनाए किताब। अब सवाल ये है कि चार मेजर पार्ट्स क्या है? देखिए बच्चों, पहली चीज ये है कि इन्होंने जो बात की वो की प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। दौलत की प्रोडक्शन कैसे होती है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत की पैदावार कैसे होती है। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है बच्चों, क्या हाल है जी। और तीसरा जो है वो है, इनके कोड पे लिख देते हैं जगह सामने, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर नहीं चुके, डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं। क्या बच्चों? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, राइट बच्चों। दौलत की कंजम्पशन, ये बच्चों इसके हिस्से हैं कितने? शाबाश, चार हिस्से हैं किताब के। कौन कौन से बच्चों? ठीक है ना। और ये बच्चों इसके चार पार्ट बना दिए। मैंने मुझसे बना, सीधी बात, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ इसने ये किया, अच्छा किया बुरा किया ये फैसला आपने करना। अच्छा बच्चों, पहली बात क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, कंजम्पशन। ठीक है जी। अच्छा, सो किताब का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बात समझ आती है? चार हिस्से। सबसे पहला हिस्सा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में इन्होंने डिस्कस किया है कि अगर दौलत पैदा करनी तो तुम्हारे पास चार चीजें होनी चाहिए। चार हिस्से बनाए, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। लेकिन फिर कहते हैं वेल्थ को पैदा करना है तो तुम्हारे पास चार चीजें होनी चाहिए। वो चार चीजें कौन सी? शाबाश जी बच्चे। चार चीजें जो है वो है जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लैंड, यानी जमीन नहीं है किसी के पास, प्रोडक्शन नहीं कर सकता। जमीन नहीं तो कोई गंदुम उगाई जा सकती। लेबर नहीं है तो हल कौन चलाएगा? क्या हाल है बच्चों? जरूरी फैक्टर है। मशीनें, जिसका नाम क्या रख दिया?
कैपिटल, सरमाया, इसमें जाहिर है वो भी सरमाया है जो कारोबार में आपने लगाया हुआ है पैसे की शक्ल में, और जो पैसे की शक्ल से कन्वर्ट होकर किसमें चला गया, मशीन की शक्ल, दोनों सरमाया। और आखिरी चीज है बच्चों, क्या, एंटरप्रेन्योर, जो आइडिया लेके आया कारोबार, जो बाकी तीनों फैक्टर को लगा के आइडिया लेके आया। ठीक है जी। तो लैंड को हम शो करते हैं, लैंड को हम शो करते हैं आमतौर पे किस साइन के साथ बच्चों, लैंड को शो करते हैं हम विद द साइन ऑफ एन, क्योंकि लैंड नेचुरल है ना, एन से डिनोट करते हैं इसको। लेबर को एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल को के से डिनोट करते हैं। सिंपल है, फिक्स है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। लैंड एन से, लेबर एल से, कैपिटल के से, और एंटरप्रेन्योरशिप एप्सिलॉन। ठीक है जी, एस्पिलॉन, एप्सिलॉन ई, लेकिन ये ग्रीक ई है। तो ये चार फैक्टर है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये थोड़ा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना, वो आगे चला गया। ठीक है जी। तो ये चार बच्चों फैक्टर है, अगर एक भी कम हो गया प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो अब देखें, किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, लिखी कब, 1770। इससे कितने बनाए, चार, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, और कंजम्पशन। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ में आगे कहते हैं चार चीजों को कंबाइन करोगे तो दौलत पैदा कर सकते हो। और सबसे पहले क्या है, जमीन, लैंड, एन से डिनोट किया। दूसरा लेबर, एल से डिनोट किया। कैपिटल, कुछ पैसा और मशीनें, कैपिटल के से। और आखिरी चीज एंटरप्रेन्योर, जो आइडिया लेके आया कारोबार। राइट बच्चों, क्या हाल, 2 मिनट के लिए सोचिए, सीएफई भी एक प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, कर रहा है, पैदा कर रहा है। तो इसमें लैंड क्या है, बिल्डिंग को लैंड कह देते हैं, लेंटर डाल के भी तो लैंड ही बना, डबल लैंड हो गया। तो बिल्डिंग को क्या कहते हैं, लैंड कह देते हैं। मुझे काशिफ साहब को, दाऊद साहब को नहीं, दाऊद साहब तो मालिक, अच्छा, तो काशिफ साहब को मिला ले तो क्या होगा, लेबर, मजदूर, तो हम मजदूर है। उसूली तौर पे देखा जाए तो ये हमारा बच्चा है, कही है जो लेके आते हैं। ठीक है, फिर कच्ची चाल है ना, 25 को रंग 10,000, चलो मैं पका प्रतिभा सही पता चाहे होनी चाहिए तो रूह जिंदा हो जाए। अच्छा बच्चों, ये बड़ा ख्याल रखते हैं अर्शद साहब, बहुत ख्याल रखते हैं, ये इतना ख्याल रखते हैं। मेरी वाइफ कहती है कि जन्नत में औरत हुआ ना, तो शायद तुम मेरी जगह इससे न रख। सही है, काशफा, हमारी बच्चियों का किसी का नाम काशफा तो नहीं, चलो सही, फिर से गैर करना। अच्छा बच्चों, अच्छा भाई, सो लैंड जो हो गया सीएफसी का, बिल्डिंग हो गई मान लिया, लेबर राना काशिफ साहब वैसे साहब हो गए, अरशद को भी डाल देते, चौकीदार को भी डाल देते, ये सब लेबर। अच्छा, कैपिटल क्या है, डिवाइसेस हैं और लैब, हमारी लैब वगैरह, ये हमारा कैपिटल है। ऊपर सोलर लगा, वो भी मशीन ही है ना, बिजली बनाती है, ये हमारा कैपिटल। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, कौन, नाम बताओ, तो शायद साहब। राइट बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या जी, चार फैक्टर ने मिलकर सीएफई बनाया। ठीक है, और अगर ये फार्म हाउस होता फिर तो और आसान था बताना, कि जमीन जिसपे हम फसल बो रहे हैं हमारा लैंड है, ट्रैक्टर हमारा क्या है, और थ्रेशर वो भी कैपिटल है।
ठीक है। और जो हल चला रहा है वो लेबर है। और जो ये सोच रहा है कौन सा बीज बोना है, कब बीना है, बोना है, कब उगाना है, कब काटना है, कब मार्केट में, वो कौन है? Entrepreneur। समझ आती बात? अब ये हो गई प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। फर्ज करें कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, पैसे पैदा हो गए, पैसे पैदा हो गए, दौलत पैदा हो गई, बहुत सारी दौलत पैदा हो गई। फर्ज करें सीएफई ने बहुत पैसा कमाया। अब अगली स्टेज है तकसीम। जिन्होंने कमाया पैसा हमेशा उन्हीं में तकसीम। जो कमा कर देते हैं पैसा हमेशा उन्हीं में तकसीम होता है। तो इसका मतलब पैसा किन में तकसीम होगा? क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, लिहाजा ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान ही तकसीम। हाँ, क्या हाल है बच्चों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान ही तकसीम होगा। अगर ये फार्म हाउस है, अगर ये फार्म हाउस है, तो जिसने हमें जमीन दी है उसको पैसे देंगे, और उसे क्या पैसे देंगे? रिटर्न में। लेकिन कहेंगे क्या? रेंट। जिसे जमीन दी है उसको पैसे देंगे, मुआवजा देंगे। मुआवजे का नाम मुख्तलिफ होगा हर एक के लिए, होगा पैसे ही, लेकिन मुआवजे का नाम मुख्तलिफ होगा। लैंड को दिया तो रेंट। अच्छा, अगर लेबर को देंगे तो पैसे देंगे, पैसे ही कहेंगे क्या? वेजेस। परमानेंट हुए तो सैलरीज। डेली मतलब फिक्स हुए तो अदरवाइज वेजेस होंगे। अच्छा बच्चों, अब कैपिटल, कैपिटल को भी पैसे मिलेंगे ना, लेकिन उसको कहा जाएगा इंटरेस्ट। मिलेंगे पैसे ही, नाम मुख्तलिफ होगा। और आखिर में आ जाएंगे दो शेर सब, एंटरप्रेन्योर, उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। राइट बच्चों? सो आप ये कि हाँ तकसीम गैर मुसावी हो सकती है। जैसे ये अगर खेत है तो जो जमीन का मालिक था उसको रेंट दे दिया, जो मजदूर आए थे फसलें बोने उनको हमने उजरत अदा की, वेजिस भेज दिया। कैपिटल हमने ट्रैक्टर और थ्रेशर लिए हुए बैंक से पैसे लेके खरीदे थे, तो बैंक को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट, किस्त और इंटरेस्ट मिला के दे रहे हैं। और आखिर में जो बचा वो किसका हो गया? एंटर। सीएफई के केस में भी ऐसे ही, महीना गुजरता माल के मकान आ जाए, लाओ हमारा किराया, सबसे पहले वो किराया ले। ठीक है जी। उसके बाद मेरी और राना काश्यप की बारी आती है, थोड़े थोड़े से पैसे हमें भी दे दो। यार मजदूर को तुम्हें पता ही बच्चों क्या क्या था। इसीलिए तो आपने देखा होगा मेरी लाइफ कितनी सादा है। नहीं बच्चों, अंदाजा हो गया होगा आप लोगों को एक दिन, ये सूट सेल से लिया, ये डॉट्स का, ये डायनर्स का वेस्टकोट, ये भी सेल से लिया। सारा साल सेल का इंतजार। ये घड़ी है सैमसंग की, कोई आईफोन नहीं, सैमसंग का। साथ गाड़ी होंडा सिटी रखी हुई, काम चला रहे हैं, काम चला रहे हैं जिंदगी साथ में। ताकि कोई है भी नहीं वैसे, लेकिन मुआशरे में कोई ज्यादा सोचे भी नहीं। अच्छा बच्चों, यानी अब बात है बच्चों क्या, कि हमें पैसे मिल गए। अब ये जो सोलर लगाया हो सकता है बैंक से कर्जा लेके लगाया हो, तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और जो बच गया किसको जाएगा? शाहिद साहब को जाएगा। ठीक होगा बच्चों? इससे आप देखा नहीं उनके लैपटॉप वगैरह ही होता है, उनका ऑफिस देखेगा, चार छह तरह के इक्विपमेंट पड़े हुए। नहीं समझे बच्चों? तो अच्छा भी एनीवे, इसलिए कारोबार करने में हमेशा पैसा ज्यादा आता है और जॉब में पैसा थोड़ा।
अच्छा जी, अब बच्चों प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ समझ आ गई। चार चीजें मिलकर प्रोडक्शन करती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर जो पैसे पैदा होते हैं दौलत, इन्हीं में तकसीम हो जाती है। जो जमीन को हिस्सा मिलता है, लैंड को रेंट कहलाता है। जो पैसे मिलते हैं मजदूर को, लेबर को, वेजिस, सैलरीज। सरमाया अगर आमतौर पर कर्जा लेके लिया जाता है, क्योंकि वैसे इतनी महंगी चीज है ना, उसका क्या जाएगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, सही होगा बच्चों। अब बच्चों पैसा कमा लिया, अब क्या करें। अब सोचें, अगर ये होता आज से कोई 400 साल पुरानी बात, 400 साल पुरानी बात, तो क्या होता। आप सीएफई में पढ़ने आते, आप सीएफई में सीए करने आते। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अरशद पानी भी दे दे। तो आप सीएफई में पढ़ने आते। यहाँ जो लोग काम करते, पता है क्या होता। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, या 1000 साल पहले, महीने के आखिर में हर बंदा अपना अपना ट्रक लेके आए, अपने पहनने के लिए कपड़ा, चाय के लिए दूध, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट सीएफसी से लेके जाता। है भाई, आपने हमें जॉब पे रखा, हमारी जरूरतें पूरी करो। 8-10 मुर्गियां, एक आधा बकरा, है जी, ये हम लेके जा रहे हो तो महीने का। लेकिन आज दौर हो रहा है, आज महीना भर काम करो तो वो क्या करते हैं, वो ये चीजें नहीं देते, क्या दे देते हैं, पैसे। ये पैसे लो और ये चीजें तुम जाके बाजार से ले लो। समझ आ रही बात। गौर करें, अगर पुराना दौर होता तो क्या होता। मैं और राना काशिफ सब चिंची लेके आ रहे होते, थोड़ा सा सामान जा रहा है हमारा, तो शायद में 22 व्हीलर ट्रक लेके आ रहे हैं। है जी। लेकिन अब क्या बच्चों, अब क्या बच्चों, अब पैसे दे देते हैं, जो चाहिए इसके बदले एक्सचेंज कर दो। इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर दौलत कमाई, दौलत उनमें तकसीम हो चुकी है। अब जो दौलत आई है उससे वो अपनी जरूरतें खरीदें। जरूरतें, देखिए, लैंडलॉर्ड हो यानी कि लैंड का मालिक हो, उसे रेंट मिला है। कैपिटल के मालिक को इंटरेस्ट मिला है। मजदूर को वेजेस मिली। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला, ये अपने घर ले गए। अब जिसको जो चाहिए खरीदे उन पैसों से। जब खरीदेगा तो क्या करेगा, पैसे दे देगा, चीजें ले ले, जरूरत, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज। यानी देखिए, आजकल चौसा आम आया हुआ, आया आपने? बड़ा अच्छा होता है। हाँ? अनवर रटोल है। तो मेरी मदर इन लॉ आई हुई, वो अनवर रटोल बड़े शौक से खाती। तो आप 300 रुपए किलो मिला मुझे, 300 रुपए दे दिए किलो आम, ले लिए। ये क्या मैं कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ ना। क्या हाल है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों, exchange of wealth states that goods and services being produced by one individual must be exchanged with someone else। जो चीजें प्रोड्यूस की हैं एक बंदे ने, वो दूसरों के साथ क्या करनी पड़ेगी, एक्सचेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि हर तरह की चीज हर बंदा पैदा तो नहीं कर सकता ना। क्या हाल है बच्चों। हर बंदा एक चीज पैदा कर सकता है, जैसे मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, तो दूसरा काम शायद मुझे ना आता हो। सॉफ्टवेयर उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम करता हूँ, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह डेवलप करता हूँ, ठीक है जी, यानी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ये समझ। ठीक है जी। आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, वीकेंड पे एक ऑडिट फॉर्म है, उसके कुछ असाइनमेंट्स हैं वो करता हूँ। ठीक है, इवनिंग में एक फॉर्म है, उसके साथ फ्रीलांसिंग वगैरह पे काम करता हूँ। इस तरह करके आप कह सकते हैं मुख्तलिफ काम मैं कर लेता हूँ, लेकिन काम का नेचर ऑलमोस्ट एक ही है। काम का नेचर ऑलमोस्ट एक ही है। वो काम के बदले मैं ले लेता हूँ क्या, पैसे। और उसके बदले में क्या खरीद लूंगा, अपनी जरूरियात। चीजें फिर एक्सचेंज करके जरूरियात, यानी आपके अब्बू की तनख्वाह 1 लाख है, 1 लाख रुपया ले आए। आप अपनी जरूरतों के लिए क्या करेंगे, तो सेटिस्फाई नीड क्या करेंगे, आपके लिए जब रोटी खरीदेंगे, अंडे खरीदेंगे, वेजिटेबल्स खरीदेंगे, फ्रूट्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे।
एक्सचेंज करेंगे ना, पैसा देते रहेंगे, चीजें लेते रहेंगे पूरा महीना, उतनी देर में अगला महीना आ गया। इस तरह हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो कमाया है पैसा, उसके बदले में एक्सचेंज करके क्या ले लेगा, चीजें ले लेगा। क्या बात समझ आई बच्चों? क्या करेगा जो पैसा उसने कमाया, उससे क्या खरीदेगा? ये चीजों को खरीदना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कपड़े, गाड़ी, एसी, ये सब क्या है? एक्सचेंज है। पैसे दे दो, चीज दो। राइट बच्चों, बात समझ आती है? अब तीन स्टेजेस पूरी हो गई। कौन कौन सी? पहले में चारों फैक्टर ने मिलकर दौलत को पैदा कर लिया, दूसरे में उन्हीं में दौलत, तीसरे में वो जो दौलत आई उसके बदले में उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें ली। अब चौथा हुआ है जिसके लिए सारी मुशक्कत की थी, और वो क्या था? कंजम्पशन। अब घर में लेज आ गए, मैंगोज भी आ गए, क्या हाल है बच्चों? पैटिस भी आ गए, केचप भी आ गई है, पिज्जा भी आ गया। अब क्या करें बताओ? कंजम्पशन का मतलब क्या है? खाओ पियो ऐश, इसके लिए तो मेहनत की। क्या हाल है बच्चों? एक वालिद दिन रात एक क्यों करता? इसके लिए कि बच्चों की कंजम्पशन के लिए लेज भी हो। आजकल तो बड़ी चीजें आ गई यार, कल परसों मैंने देखी। वो एक त्रिकोण भी होता, पता नहीं उसको क्या नाम था, जैसे हम बचपन में पोपट नहीं खाते थे, नमक पारा। अब वो इस तरह के त्रिकोण भी कुछ चीज थी, वो भी मैंने ली। अच्छा अच्छा, एनीवे, हाँ कुछ ऐसा नाम था बच्चों, बड़ा अजीब सा नाम। अच्छा, असल में मैं मलंग आदमी हूँ। मुझे इतनी चीजों का कहाँ पता, तो सादा सा बंदा। सही बात, आपने अंदाजा कर लिया होगा लाइफ स्टाइल का। खाना सादा, लाइफ सादा, खाने में सुन लो, कोई मेरी पाबंदी नहीं, जो मिल जाए खा लो। इटालियन खा लो, चाइनीज, मंचूरियन हो जाए, हाँ, एग फ्राइड राइस हो जाए, है जी, मटन कढ़ाई जो दे दे, मलंग आदमी खा ले। अच्छा बच्चों, तो मेरी आदतें बड़ी सादा है, सिंपल। मेरी खूबी है कि मैं मंचूरियन और मटन कढ़ाई भी उतने शौक से खाता हूँ जितने शौक से मैं गोभी के चने। तो लाइफ है बच्चों, सब अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ आखिरी स्टेज है बच्चों, जिसके लिए हमने सारी मशक्कत की थी। तो अब हम इसको कंज्यूम करेंगे, और ये नहीं कि हड़प करके खा लेंगे, नहीं, टेस्ट ले लेके खाएंगे। क्या हाल है बच्चों? ये नहीं कि मैंगो की प्यूरी बनाओगे एकदम गटार के, मैंगो को थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, टेस्ट ले लेके, इंजॉय कर करके खाएंगे। क्या हाल है बच्चों? इस तरह दौलत जो है वो उसका सही इस्तेमाल होगा। लेकिन ये नहीं कि आप चाय पियेंगे तो चाय जो आप पी रहे हो सुर्खियों के साथ, आम खाएं तो पचाके मारे मजेदार आज, सो ऐसे भी खाते तो खाएंगे, लेकिन चप चप करके नहीं खाएंगे। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, ये है कंजम्पशन ऑफ। अच्छे कपड़े मिलेंगे वो पहनेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है बच्चों? ईद पे मिले थे कि नहीं? अगली ईद पे फिर मिलेंगे। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, तो बीच में मिल जाएंगे, शुक्र। अच्छा बच्चों, फिर क्रिसमस पे मिले, चलो कोई बात नहीं, रिलीजन तो सारी होती है, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ठीक है। दिवाली पे, कुछ लोगों को दिवाली पे मिलते हैं। हमारे मुल्क में पता है कितने हिंदू रहते हैं? मेरा हाल है कम से कम 20 से 25 लाख हिंदू हैं हमारे, कम से कम। इतने सिख हैं। क्रिश्चियन तो कम से कम 50 लाख से ऊपर। बल्कि वो पहले किताब भी है हमारे, और हमारी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी है ना, क्योंकि उनकी किताब भी हमारी किताब से बहुत हद तक ममासलत रखती है ना, उस्मानी किताबों की। अच्छा बच्चों,
यहां तक कोई चीज मुश्किल नहीं बच्चों? ठीक होगी ना चारों चीजें? एडम स्मिथ वाला काम होगा। ठीक है जी। क्या कहता है? एक किताब छाप दी, किताब 1776 में लिखी, किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। चार उसके हिस्से थे: प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ। प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ में ये चार चीजें चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। प्रोटेक्शन हुई, अब तकसीम होगी उन्हीं में। लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। अब ये आ गया। अब जो उनके पास आ गया वो एक्सचेंज करेंगे, पैसा देते जाएंगे, जरूरत की चीजें देते जाएंगे, और आखिरी स्टेज में क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। अब 1776, 1776 चर्च का दौर है इंग्लैंड में। बात हो रही है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे यहाँ भी एलएसई है, उसको लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसी की तरफ से खोला है, लेकिन बड़ा फर्क है। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जब ये किताब छापी है, तो उसको इखलाकियात का बड़ा आला दौर था, चर्च का जमाना था। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा कि इससे, ये जो आप इल्म नया बना रहे हैं ना, इससे लोगों में क्या जागेगी? किसके लिए? अफेक्शन, दौलत के लिए अफेक्शन। इससे मटेरियलिज्म प्रमोट होगा, और हुआ भी। आप गोरे से कोई बात करें, वो पहले पैसों की बात करें। हाँ जी, पहले पैसों की बात करेगा। अब हमारा फिलोसफिकली ऐसा ना हो, बेशक हम भी काफी मटेरियलिस्टिक हो गए, ठीक है ना? तो उनका जो दौर है वो बिल्कुल ऐसे ही। बाप ने बेटे से कहा, बेटे तू मैसन है या तू ठेकेदार है, मेरा बाथरूम बना दे। तो पापा पैसे कितने दो? सीधी बात। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई? वो तो ऐसा मुआशरा है कि किसी को मोहब्बत हो जाए ना किसी से, ये बहना मुझे तुझसे मोहब्बत होगी, होगी तेरे पास दौलत कितनी, हक मेहर कितना दे। हाँ जी। तो वो मुआशरा मटीरियलिस्टिक। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बड़े खानदानी लोग, अमीर लोग हैं, हक मेहर 32 करोड़। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दौलत को सानवी अहमियत है, पहले इंसान की अहमियत। क्या हाल है बच्चों? देन यू सी मेक ह्यूमन मनी मेकिंग मशीन, यानी मेक ह्यूमन मनी मेकिंग मशीन, ऐसे कर लेते हैं या कोमा डाल देते हैं, सही समझ आएगी। मेक ह्यूमन मनी मेकिंग मशीन, यानी इंसानों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया आपने। और अगर आप इस तरह मशीन बना देंगे, तो लोग तो स्टार्ट भी दौलत से करेंगे और एंडिंग भी दौलत से करेंगे। फिर क्या हाल है बच्चों? ये तनकीद थी, ठीक है। और किसी हद तक तनकीद लेटर ऑन माकूल भी साबित हुई कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में जाके देखिए, बात पैसे से शुरू होती। अच्छा बच्चों, अब अगर हम बात करें कि फिर आगे एल्फ्रेड मार्शल, उनकी भी तस्वीर मैंने लगाई थी, इनकी भी लगाई है मैंने, कहा ताकि तस्वीरों से आपको पहचान हो जाए। देखती है आप पहचान ली, एडम स्मिथ है, एल्फ्रेड मार्शल। ऐसा नहीं कि शनाख्त परेड होनी है इनकी, वैसे जरा इंटरेस्ट के लिए, कहीं आप समझेंगे पुलिस स्टेशन ले जाके आपको तीनों दिखाए जाएंगे, तो पहचानो इनमें से एडम स्मिथ को। ना मुखबरी हुई ना वारदात हुई, मैं तो सिर्फ पैसे लगा रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि बंदा है कैसा। उसने बाल बड़े अजीब से रखे हुए थे, देखो तो। नहीं बच्चों, ये नहीं, बड़े कमाल के बाल रखे हुए है ना बच्चों। अब हमारे यहाँ तो बच्चों बाल इतने होते ही नहीं लोगों के रखे, किसी किसी के होते हैं। और ये देखें, इनके सर पे बाल चाहे कम हो, मूछें उन्हें बड़ी तगड़ी रखी हुई। हमारे चौकीदार की नकल मारी। चौकीदार के पास गन नहीं ना हमारे, हमने कहा तू मूछें रख, जो डरेगा डरे तो सही। अच्छा बच्चों, अब बात ये है
ये एक सदी और देखो कितना टाइम गुजर गया। यानी 1776 में पहली पब्लिकेशन आती है और फिर वो इखलाकियात के चक्कर में एक अरसे तक कोई पब्लिकेशन नहीं आती। एक सदी और 14 साल गुजरने के बाद अगली किताब आती है और उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ। कितना टाइम बच्चों गुजरने के बाद? एक सदी। और एक सदी गुजरने के बाद जो किताब छपती है उसमें इकोनॉमिक्स की नई डेफिनेशन दी है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, दौलत पहली हैसियत रखती है। उसने कहा इकोनॉमिक्स स्टडी मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स किस चीज का स्टडी है? मैनकाइंड का मतलब क्या है? इंसानियत का मतलब। इसका इंसानियत का मतलब। आप इसमें आते? हाँ, आप भी तो इंसान है ना। चले आप ये कह सकते हैं आप भी आखिर इंसान है। आखिर में इंसान है, इंसान तो है ना। इससे किस चीज का मुताला है ये? हाँ, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी ये इंसानियत का मुताला है। किस चीज में? कहते हैं इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की उर्दू क्या करूं? मेरा हाल है रोजमर्रा जिंदगी के मामलात करिए, ज्यादा अच्छा नहीं। क्या हाल? तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बनीनो इंसानी इन रिस्पेक्ट ऑफ उसकी रोजमर्रा जिंदगी। वो जिंदगी कैसे गुजार रहा है, इसका मतलब है इन्होंने तो सब बिहेवियर साइंस बना दिया साइकोलॉजी की तरह, कि हमारी तवज्जो तो इसमें इंसान जिंदगी कैसे गुजार रहा है। मैनकाइंड का मुताला कर रहे हो, देख रहे हैं इंसान जिंदगी कैसे गुजार रहा है। ये बात हुई ना बच्चों। और कहता है इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन का मतलब होता है इनफरादी कोशिश और इज्तमाही कोशिश। इंसान की इनफरादी और इज्तमाही कोशिश को देखता है। इसका मतलब पहली बात ये रोजमर्रा जिंदगी का मुताला है। ठीक है, नहीं, पहली बात ये मैन काइंड का मुताला है, बनीनो इंसानी का, और उसकी रोजमर्रा जिंदगी का मुताला। और दूसरी बात आप सामने क्या आई कि ये देखता है कि इंसान इनफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पे क्या कोशिशें करता है, किसके लिए? closely connected with attainment and use of material request of well-being। कि मेहनत करके दौलत कमा के किस तरह ये अपने लिए फलाह बहबूद का बंदोबस्त कर। यानी उन्होंने दौलत का एंगल ही बदल। है दौलत ही, लेकिन दौलत के बगैर फलाह बहबूद हो नहीं सकती। तो पैसे नहीं तो अम्मी की दवाई कहाँ से आएगी? अब्बू का सूट कहाँ से आएगा? क्या हाल है? आपी की ज्वेलरी कहाँ से आएगी? गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से आएगा? लिहाजा ये कोशिशें, ये मशक्कतें दौलत के लिए हैं, लेकिन दौलत किस लिए? ताकि एक खुशहाल जिंदगी गुजारी जा सके, वेलबींग, खुशहाल जिंदगी गुजारी। और बात भी ठीक। अब देखिए कल जो बात हुई थी मैंने भी तकरीबन यही बात की थी कि आप में से बहुत बच्चे सिर्फ ये सोच के आए हैं कि मैं सीए करूंगा और मेरी तनख्वाह होगी 2 लाख। ये चंद दिन पहले की बात है, केपीएमजी के एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, मैं उनके साथ देर तक बैठा रहा। दोस्त है मेरे, बॉस भी हैं, एक अरसे तक उनसे सीखा है मैंने। जब तक वो नहीं उठे मैं भी बैठा रहा, मोहब्बत भी आपस में हमारी बड़ी। तो बोले तो बड़ी चीजें सीधी की है, मैं तो तमीज ही कोई नहीं थी। कैफ करके जाते हैं, आप यकीन करें, हमें तो तमीज ही कोई नहीं होती। वहां पे एक बीबी थी, वो कोई कंसल्टेशन कॉल्स थी, तो मैंने उससे कह दिया वाकई आपने कॉल्स की थी? पूरी ईमानदारी से। बॉस ने कुछ नहीं कहा। जब वो चली गई बड़ी बेइज्जती करी उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप किसी के मुंह पे कह देंगे तुम बेईमान। तो मैं तमीज नहीं कि बीवी से बात कैसे करते, मतलब औरत से बात कैसे करते। तरीका होता है बात करने का। आप किसी के
नीयत पे शक कैसे कर सकते? तो उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग शेनिंग दी है हमें, नो पलक दुरुस्त की है, प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की अपनी तरफ से, बेचारों ने बने नहीं वो और बात। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो हम बैठे रहे बड़ी देर तक। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है इस वक्त भी एक चार्टेड अकाउंटेंट, अर्ली क्वालिफाइड, यंग क्वालिफाइड, 2.5 लाख आराम से। लेकिन कमाई मैटर, एक्चुअली हम किस लिए आए हैं? खुशहाल जिंदगी के लवाजमान, एक अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट हो जहां आप पे किसी का धौंस ना हो, आपको जॉब छिन जाने का रिस्क ना हो। हाँ, ये भी तो होता है, आम जॉब में तो ये रिस्क लगा रहता है। एक प्रोजेक्ट गलत बनाया, सॉफ्टवेयर हाउस भी गया और आप भी गए, क्लाइंट गया, पैसा गया, तो आप भी गए। यानी देयर इज ऑलवेज ए तलवार हैंगिंग ऑन योर हेड। नहीं बच्चों, अंग्रेजी में ये बहुत अच्छी। सो यू सी, तो एक्चुअली बात क्या है? एक रिस्पेक्टेबल लाइफ हो, लोग आपको इज्जत से बुलाएं, काम पे भी इज्जत से बुलाएं और उन्हें आपको रिगार्ड करना पड़े। असल बात तो ये, जॉब सिक्योरिटी हो, एक इज्जत वाली लाइफ हो, अच्छी सी टाई आपने लगाई हो, आपके ऑफिस में कोट हैंग करने के लिए एक हैंगर लगाओ, जैसे मैंने ध्यान रखा है एक बड़ा प्यारा हैंगर हो, हैंगर स्टैंड हो, अच्छा लगता है बच्चों, नहीं? क्यों भाई? हर इंसान थोड़ा बहुत इगोइस्ट तो होता ही है ना। क्यों भाई? तो गाड़ी से निकले, एक बंदा उसका बैग पकड़े, दूसरा बंदा छतरी लेके आए धूप में से उसको निकालने के लिए, जब ऑफिस में आए लोग उठ के खड़े हो जाए, अस्सलाम वालेकुम सर, एवरीबॉडी स्टैंड, मतलब एक रिस्पेक्ट हो। जो वो गलत था, अच्छा बच्चे, सो तो ये मतलब कहने का है कि एक खुशहाल जिंदगी के लवाजमान, वैसे उठ के खड़े होने से हमारे नबी बड़े नाराज होते हैं, इसलिए अल्लाह से तौबा करो। अच्छा बच्चों, जब उठ के खड़े हो बड़ा डांटते थे, वो कहते थे नहीं, कभी भी किसी के लिए उठ के खड़े मत हो। सिर्फ उठ के खड़े होना किसके लिए? नबी हमारे ने किसके लिए खड़े होने की इजाजत दी? सिर्फ अल्लाह की नमाज। हमारे जो बड़े बड़े उलमा है कौमी तराने पे खड़े नहीं होते, कहते वहां नबी के सामने नहीं खड़े हो सकते थे, उन्होंने मना किया था, तो झंडा क्या चीज, कौमी तराना क्या चीज है? डॉक्टर इशराक कभी नहीं खड़े हो, कहते हैं कोई नमाज है, तुमने नहीं नमाज बना दी, उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि है ना वो, एक इमाम के मुताबिक हाथ खुले छोड़ के नमाज पढ़ी जाती है। सऊदी अरब में भी एक लोग हैं जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, ईरान में भी लोग, ये सही तरीका है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताबिक नमाज हाथ छोड़ के पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा तो नमाज का तरीका है, और हम भी नमाज में एक वक्त में हाथ छोड़ते हैं, तो वैसे भी नमाज में हाथ बांधने की जरूरत कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ना बांधे। ये सिर्फ इसलिए बांधे जाते हैं कि हाथ लटका के खड़े होने से हाथ थक जाते हैं, कभी आप हाथ लटका के थोड़ी देर खड़े हो, सिर्फ इसलिए। हमारे यहाँ तो बहस शुरू हो जाती है, यहाँ बांधने चाहिए, यहाँ बांधने चाहिए, यहाँ बांधने चाहिए। सिर्फ हाथ बांधने चाहिए अपनी आसानी के लिए, ना भी बांधे तो नमाज हो जाए। नमाज के सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है सूरह फातिहा और एक कुरान का कुछ हिस्सा, बाकी सारी नमाज आपकी, कौन सी मर्जी दुआ, उसकी तरतीब वही है, सजदे में जाना है, रुकू में जाना है, हाँ पढ़ना जो मर्जी है। हाँ, मुख्तलिफ दुआएं, आप अभी नमाज की दुआएं देखें, सजदे की दुआएं हैं वो 8-10 तरह, रुकू की दुआएं 8-10 तरह की, इसका मतलब मुख्तलिफ दुआएं हैं, आप अपनी भी दुआ मांग सकते हो, उर्दू में भी मांग सकते हो। तो यू सी, वो कहते थे क्यों खड़े हो कौमी तराने पे, क्यों? क्योंकि ये कौन सी नई नमाज आपने बना दी है, यानी अल्लाह को भी सजदा, आप झंडे को भी सजदा दो। और अल्लामा इकबाल ने तो इस बड़ा खुल के लिखा हुआ, मिल्लत के ताज़ा तरीन खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, मिल्लत के ताज़ा तरीन खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। जब से हम ये वतन के चक्कर में पड़े ना, वतनीयत के, मुसलमान किलिंग हो रही, बोलते हैं कोई मेरे वतन में तो नहीं ना हो रही, फलस्तीन में हो रही, वो मेरा वतन है, सऊदी अरब नहीं है। ये सबसे बड़ा किलिंग इंस्टिंक्ट है, कौमियत छीन ली, वतनीयत दे दी। क्या हाल है बच्चों?
अब आज हम पाकिस्तानी, बस थोड़े पर बाकी बात क्यों जी। अच्छा बैक टू पॉइंट, बात क्या है, तो वेल्थ सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और इकोनॉमिक्स एंशियंटली डिस्कस अबाउट वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। दौलत जरिया है वेलफेयर को हासिल करने का और हम दौलत के पीछे इसलिए पढ़ेंगे इसको लेके जरूरियात जिंदगी पूरी करनी। राइट बच्चों। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है क्या हमें ये डेफिनेशन याद करनी है। दुनिया का बड़ा अहमक होगा जो इस क्लास में बैठ के इसको रट्टा मारे। इसको 3 से 4 दफा पढ़ लो भाई, पेपर में जब आएगी पढ़ोगे पता नहीं चल जाएगा, याद नहीं आ जाएगा तो रट्टा क्यों लगा। नोट्स में एक दफा लिख लो, नीचे छोटे से दो एक दो लफ्ज लिख दो याद रखने के बस। अब ये तो नहीं पूछोगे सर तैयारी कैसे करनी, क्या हाल है। देखो मेरी बात सुनो, जब एमसीक्यूज के अंदर ये छपी हुई आएगी और आपसे पूछा जाएगा ये किसकी डेफिनेशन है, बस ये पूछा जाएगा ना तो आपको याद आ जाएगा। क्या ख्याल है, यानी आपसे पूछा जाएगा विच एक्सपर्ट एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ स्टडी ऑफ वेल्थ, तो स्टडी ऑफ वेल्थ किसने कहा, स्टडी ऑफ वेल्थ किसने कहा। एडम स्मिथ, नीचे नाम दिए होंगे एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। कौन से एक्सपर्ट ने नाम दिया इसको, ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफ वेल्थ या वेल्थ इज अ सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर, किसने कहा, डेविड मार्शल। तो याद आ जाएगा ना, क्या हाल है। और अगर डेफिनेशन किसी ने लिख दी और कहा कि 4 पार्ट एक किताब के थे, उसका नाम था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, किसने कहा था, तो याद आ जाएगा। और अगर उसने नाम लिख के एक चैप्टर का नाम मिस कर दिया, 3 लिखे एक नहीं लिखा, नीचे ऑप्शन दिए हो तो फिर भी ढूंढ लोगे, ये पेपर हो, ठीक है। लेकिन बात वही है, जो 2 से 3 दफा पढ़ेगा पेपर सॉल्व वही करेगा, जो 2 से 3 दफा पढ़ेगा पेपर सॉल्व वही करेगा, दूसरा पेपर सॉल्व नहीं कर सके। ठीक है जी, क्या हाल है बच्चों, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं, जी जी। अब आ जाए मॉडर्न डेफिनेशन, तस्वीर फिर मैंने लगाई देखो, डर तो नहीं गए, रात को शोर बजा रहे अम्मी भाऊ, क्या हुआ बेटा, मेरे ख्वाब में रॉबिन्स आया, क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, है क्या नहीं। वैसे आपके अब्बू को ख्वाब आ जाए अम्मी कान से पकड़ ख्वाब में सोना ही, ऐसा होता है। अच्छा बच्चों, इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए इंसान को रोजमर्रा जिंदगी में। क्या हाल है बच्चों, रॉबिन्स। तो रॉबिन्स कौन है बच्चों, एक इकोनॉमिस्ट है और कब की बात है, 1932। ये बच्चों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की दरमियान में आता है, ठीक है जी। और वो क्या कहता है, बड़ा अच्छा काम उसने किया, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। यकीन करें इतना नेकी का काम किया इसने, हमें एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलनी थी, हमें एमएससी की डिग्री मिली, अगर ये ना लिखता, अल्लाह इसका भला करे। तो इसने इकोनॉमिक्स को क्या बना दिया, साइंस। वंडरफुल, क्या हाल है बच्चों, वंडरफुल हो गया जी। अच्छा बच्चों अगला लेक्चर शुरू करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, आज 2 ही रहने देते हैं, एडम स्मिथ एंड मार्शल। कल करेंगे रॉबिन्स। ये आपको मैं स्लाइड्स अभी भेजता हूँ, कैसे भेजूंगा, मैं ऐसा करूंगा ये स्लाइड टीए को भेज देता हूँ और उसकी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि वो आपको भेज, ठीक होगा बच्चों। अच्छा बेटा मोहम्मद अजीम बेटा, बात मोहम्मद जईम बेटे, बात ये है कि अब हो गया अगले लेक्चर का टाइम, तो टीचर वेट कर रहे हैं, तो अगर सवाल है तो अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, ओके देन।